चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है टीसीएस। याद रखिएगा जब हम पेमेंट ऑफ टैक्सेस का चैप्टर करते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस के चैप्टर में एक आता है टीडीएस का चैप्टर और एक आता है टीसीएस का चैप्टर, जो अटैच चैप्टर होता है। टीडीएस सेक्शन नंबर 51 में किया जाता है, टीसीएस अंडर सेक्शन नंबर 52 1% किया जाता है। टीडीएस और टीसीएस दोनों का ही अमाउंट ई कैश लेजर में क्रिएट किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए कर लेते हैं फटाफट टीसीएस सेक्शन नंबर 52। टीसीएस के प्रोविजंस भी इफेक्टिव हुए थे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। सर टीसीएस कैसे होता है, सुन लीजिए। अगर एक ऑनलाइन बायर है जो ऑनलाइन जाता है और समझ लीजिए फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर प्लेस करता है, फ्लिपकार्ट ऑर्डर फॉरवर्ड कर देता है सप्लायर को और सप्लायर ऑर्डर पैक करके बायर को भेज देता है। इस केस में क्या होता है, बायर क्या करेगा, ऑनलाइन जाएगा, पेमेंट करेगा और फ्लिपकार्ट पेमेंट फॉरवर्ड कर देता है सप्लायर्स को। गवर्नमेंट ने बोला ये जो सप्लायर्स है ये कहां बैठ के बिजनेस कर रहे हैं पता नहीं चल रहा। फ्लिपकार्ट आप जब इन्हें पेमेंट करोगे, आप जब इन्हें पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करने के समय आपको टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। जब आप गवर्नमेंट को पे करोगे और एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 होता है, आप फाइल कर दोगे तो गवर्नमेंट जो आपने टीसीएस अमाउंट काटा है वो ये जो सप्लायर्स हैं इनको अवेलेबल करा देगी उनके ई कैश लेजर में। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, इनके बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाएगा एंड हेंस गवर्नमेंट ने टीसीएस के प्रोविजन लाए हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, जब एक ऑनलाइन बायर ऑनलाइन जाता है और पेमेंट ऑर्डर प्लेस कर देता है, समझ लीजिए फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन वगैरह के साथ, तो सर वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर को फॉरवर्ड करते हैं। ये सप्लायर्स पैक करके ऑर्डर को भेज देते हैं बायर को और फिर बायर को एक इनवॉइस दे देते हैं। समझ लीजिए इनवॉइस 50,000 का है, उस पे जीएसटी चार्ज करके इनवॉइस दे देंगे, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज करेगा, अगर दूसरे स्टेट में है तो आईजीएसटी चार्ज करके देगा। लेकिन याद रखिएगा जब फ्लिपकार्ट को पेमेंट आएगा तो फ्लिपकार्ट टीसीएस काट के, फ्लिपकार्ट क्या करेगा, टीसीएस काट के पेमेंट सप्लायर को करेगा। हमेशा याद रखिएगा टीसीएस जो काटेगा वो नेट वैल्यू, टीसीएस हमेशा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पे काटा जाएगा। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज क्या होता है सर, समझ लीजिए फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचा गया, एक सप्लायर ने 10 लाख का सप्लाई किया और एक महीने में 5 लाख का सप्लाईज रिटर्न आ गया तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज 5 लाख हुआ। हमेशा याद रखिएगा टीसीएस कभी भी सेक्शन नंबर 95 वाले अमाउंट पे नहीं काटा जाता। सेक्शन नंबर 95 जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट वाली सर्विस है उन पे टीसीएस नहीं आएगा। उनको छोड़ के जो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज होता है उस पे टीसीएस काटा जाएगा। हाँ डन, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पे काटा जाएगा और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज में हमेशा आपको नोटिफाइड सप्लाईज अंडर सेक्शन नंबर 95 एक्सक्लूड करनी है। ठीक है सर। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा, जब रिटर्न पीरियड खत्म हो जाता है, बेसिकली 15 दिन के बाद रिटर्न पीरियड खत्म हो जाता है, जो ये 50,000 का अमाउंट है, इस 50,000 पे अगर इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी का लिखा गया था तो सर ये 50,000 पे 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी काट लेगा। अगर इनवॉइस में आईजीएसटी चार्ज किया गया था तो ये जो वैल्यू है इस पे 1% आईजीएसटी डिडक्ट करते हुए सामने वाले पार्टी को पेमेंट कर देगा। तो ये जो सप्लायर्स होते हैं इनको पेमेंट आ जाएगा। और सर जो ये टीसीएस होता है ये क्या करेगा, फ्लिपकार्ट एक रजिस्ट्रेशन लेगा एज ए टीसीएस कलेक्टर। ये एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है जो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। और हमेशा याद रखिएगा टीसीएस तभी आता है जब सप्लायर पेमेंट कलेक्ट करता है, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, ऑनलाइन जाएगा और एक रिटर्न फाइल कर देगा जिसको हम बोलते हैं मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8, 10 तारीख तक लगा देगा और गवर्नमेंट को पेमेंट चला जाएगा। और गवर्नमेंट क्या करेगा, वो जो अमाउंट जो गवर्नमेंट को टीसीएस की तरह गया है वो सामने वाला जो सप्लायर था उसको क्रेडिट दे देगा इन हिज ई कैश लेजर। याद रखिएगा हमेशा एक सप्लायर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन नंबर 24। अगर वो सप्लायर सर्विस है तो उसको 20 लाख और 10 लाख तक का एग्जम्पशन दिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा टीसीएस काटा जाएगा और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सर
टीसीएस तो हर स्टेट में काटने का ऑब्लिगेशन आ सकता है अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट हर स्टेट में है उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के। सप्लायर अगर हर स्टेट में है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो हर स्टेट में टीसीएस काटना पड़ेगा। तो सर क्या हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेगा? यस बाबा, याद रखिएगा, ई कॉमर्स इज रिक्वायर्ड इन ई स्टेट और यूटी to take registration as obligation for collecting would be there for every interstate or intrastate supply। ई-कॉमर्स ऑपरेटर को हर एक स्टेट में जहां पे टीसीएस काटने की ऑब्लिगेशन है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है सर, एक बात बताइए, कभी कभी क्या होता है, आपको याद रखना है कि फ्लिपकार्ट ऐसे बोलता है कि सर आप सप्लायर, आप एक काम कीजिए, आप इनवॉइस हमारे नाम पे इशू कर दीजिए और हम इनवॉइस सामने दे देंगे। उस केस में याद रखिएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टीसीएस का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। टीसीएस का ऑब्लिगेशन तभी आता है जब ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट। अगर ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट, मतलब आपने उसको सप्लाई किया, उसने इनवॉइस अपने नाम पे फर्दर सप्लाई किया, तो टीसीएस प्रोविजन नहीं आते हैं। सप्लाई आपने किया, पेमेंट उसने कलेक्ट किया, तब टीसीएस प्रोविजंस आएंगे। याद रखिएगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, फ्लिपकार्ट आपको बोल देगा ई कॉमर्स ऑपरेटर कि मेरे गोडाउन में गुड्स रख लो। याद रखिएगा, अगर सप्लायर फ्लिपकार्ट के गोडाउन में, अमेजॉन के गोडाउन में वगैरह अपने गुड्स रखता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के गोडाउन में गुड्स रखता है, तो सर supplier can maintain the stock in e-commerce का warehouse. In that case, supplier has to declare the warehouse as the additional place of business। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, इनको जीएसटी अथॉरिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिप्टी कमिश्नर एक नोटिस भी भेज सकता है, रिक्वायरिंग देम टू गो एड एंड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ अफेक्टेड थ्रू इट, कि सर रमेश ने आपके थ्रू क्या क्या सप्लाई किया है हमें बताइए, या आपने अपने गोडाउन में किन किन लोगों का क्या क्या स्टॉक मेंटेन कर रखा है, सारा डिटेल्स हमें चाहिए। और ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिप्टी कमिश्नर को अवेलेबल कराना पड़ेगा सारा डिटेल्स विद इन 15 वर्किंग डेज। अगर करा दिया तो वेरी गुड, नहीं तो पेनल्टी चार्ज किया जाएगा अप टू 25,000। सर एक बात बताइए, अगर समझ लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कोई अमाउंट ऑफ टीसीएस काटा नहीं, कुछ गलती हो गई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जा सकता है क्या? यस बाबा, रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है इन द स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ इन विच एरर इज नोटिस। रिवीजन पॉसिबल नहीं है जीएसटीआर 8 का, लेकिन अगर आपने कोई मंथ में कोई गलती नोटिस कर लिया तो जिस मंथ में गलती को नोटिस किया है उस मंथ में आप करेक्शन कर दीजिए, लेकिन करेक्शन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। सर मैक्सिमम टाइम लिमिट टू मेक द रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ड्यू डेट ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल रेट ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। सर एक बात बताइए, अगर मैंने कलेक्ट ही नहीं किया तो डिफॉल्टर हो जाओगे। याद रखिएगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स तो कलेक्ट करेगी ही, इंटरेस्ट तो कलेक्ट करेगी ही, प्लस पेनल्टी भी लेगी विच इज अंडर सेक्शन नंबर 122 विच इज 10,000 और द टीसीएस अमाउंट व्हिचएवर इज हायर। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, फ्लिपकार्ट ने अपने जीएसटीआर 8 में 10 लाख का सेल दिखाया और मैंने अपने जीएसटीआर 1 में सिर्फ 1 लाख का सेल दिखाया है। याद रखिएगा, अगर फ्लिपकार्ट ने बोला है कि रमेश ने हमारे थ्रू 10 लाख का सेल किया और आपने सिर्फ 1 लाख का सेल दिखाया तो ये मिसमैच का केस हो जाएगा। तो सर एनी मैचिंग एंड मिसमैच सप्लायर जीएसटीआर 1 टू बी मैच्ड विद ई कॉमर्स का जीएसटीआर 8। सर आपने दिखाया 1 लाख और फ्लिपकार्ट दिखा रहा है कि रमेश ने 10 लाख बेचा है मेरे थ्रू, तो ये जो मिसमैच है ये आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और जब आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, ये बोल रहे हैं एनी डिस्क्रिपेंसी शैल बी कम्युनिकेटेड टू बोथ द पार्टीज टू बी रेक्टिफाइड बाय द सप्लायर और द ई कॉमर्स ऑपरेटर इन द सेम मंथ ऑफ कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेट किया जाएगा उस मंथ रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। अगर कर दिया तो वेरी गुड, अगर आपने रेक्टिफिकेशन नहीं किया, समझ लीजिए फ्लिपकार्ट बोल रहा था 10 लाख और आपने 0 1 मिसिंग कर दिया था, तो एक काम कीजिए रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। अगर आपने रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा इन द सप्लायर का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। बेसिकली जो भी टैक्स अमाउंट है, जो भी टीडीएस अमाउंट होता है, जो भी टैक्स अमाउंट होता है, सारा बेसिकली आपसे रिकवर किया जाएगा। यही ये बोल रहे हैं कि अदरवाइज द अमाउंट विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर इन द सक्सीडिंग मंथ। आपको पे करना पड़ेगा टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 18%। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। सर कब कब टीसीएस नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टीसीएस कब कब नहीं आता? सर अगर ट्रांजैक्शन आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है, ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं है, तो टीसीएस नहीं आएगा। सर ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसपे रिसिपिएंट ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी देने वाला है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस नहीं काटेगा। सर अगर ट्रांजैक्शन नील रिलेटेड होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो भी टीसीएस के प्रोविजन नहीं आएंगे। अगर सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टीसीएस काट लेगा तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बेसिकली अगर आपको याद है, सप्लायर who is going ahead and supplying services up to 20 लाख और 10 लाख वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेता। उस केस में
उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस भी नहीं काटेगा। और टीसीएस तब भी नहीं आता है जब 9(5) वाली सप्लाईज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटर कैब, एनी अदर मोटर व्हीकल, सर हाउसकीपिंग सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, उस केसेस में बेसिकली टीडीएस और टीसीएस दोनों ही नहीं आता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर एक टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंस बता दीजिए। याद रखिएगा टीडीएस हमेशा टीडीएस होता है अंडर सेक्शन नंबर 51 और हमेशा 2% होता है। 52 में होता है टीसीएस एंड 52 में हमेशा 1% टीसीएस होता है। ठीक है सर, टीडीएस हमेशा रेसिपिएंट डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा, टीसीएस हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। टीडीएस एप्लीकेशन हमेशा नोटिफाइड रेसिपिएंट पे आता है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी या नोटिफाइड कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था, अथॉरिटी, बोर्ड और एनी अदर बॉडी। यस सर, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बेसिकली सोसाइटी गवर्नमेंट ने सेटअप किया है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उस केस में टीडीएस आता है। टीसीएस तो हर एक ई कॉमर्स पे आएगा जो पेमेंट कलेक्ट करता है। याद रखिएगा, आपने सप्लाई किया, पेमेंट आपको डायरेक्टली आया है, उस केस में कोई टीसीएस नहीं आता। टीसीएस तब आता है जब आपने सप्लाई किया, पेमेंट ई कॉमर्स के थ्रू आ रहा है, तो ई कॉमर्स इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट टीसीएस। याद रखिएगा, मैं एज ए सप्लायर अगर ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहा हूं मेरे ओन सप्लाईज, तो टीसीएस नहीं आता। टीसीएस तब आता है जब मेरे थ्रू कोई और सप्लायर सप्लाई करके मेरे थ्रू पेमेंट जा रहा है, तभी टीसीएस आएगा। याद रखिएगा, ठीक है। जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सिर्फ पेमेंट जा रहा है, तब पेमेंट पे बेसिकली बोला गया है जब सर पेमेंट आप डिसबर्स करोगे सप्लायर को, तब टीसीएस काट लीजिएगा। टीडीएस तब आता है जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख होता है। टीसीएस हर एक ई कॉमर्स जो टीसीएस जो अमाउंट कलेक्ट करता है, कंसिडरेशन कलेक्ट करता है सप्लाई का, उस पे टीसीएस आता है। सर टीडीएस डिडक्टर जीएसटीआर 7 लगाते हैं, टीसीएस कलेक्टर स्टेटमेंट लगाते हैं जो मंथली स्टेटमेंट होता है जीएसटीआर 8। उसके अलावा एक छोटा सा सर्कुलर है। सर क्या सर्कुलर है बता दीजिए। सर्कुलर ये है कि क्या होता है, टी बोर्ड आजकल ऑनलाइन हो गया है, टी बोर्ड आजकल ऑनलाइन हो गया है, ठीक है सर। और टी बोर्ड ऑनलाइन होने के बाद क्या हो गया है, यहां होते हैं सप्लायर ऑफ टी, यहां होता है रिसिपिएंट ऑफ टी, जो बायर्स होते हैं। अब बायर्स क्या करते हैं, जब सप्लायर सप्लाई कर देता है, चाय वगैरह सेल कर देता है इनको, तो ये बायर्स क्या करते हैं, टी बोर्ड जो ऑनलाइन ई कॉमर्स हो चुका है, आजकल ऑनलाइन बिडिंग होता है, उनको पेमेंट कर देता है। और टी बोर्ड क्या करता है, पेमेंट सामने सप्लायर को देता है। तो क्योंकि आजकल टी बोर्ड ऑनलाइन हो चुका है, जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड वगैरह भी टीसीएस काटेंगे, अगर वो ऑनलाइन बिडिंग वगैरह हो रहा है, ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर हो चुके हैं। ठीक है सर, जब ये बिडिंग होता है तो एक ऑक्शनियर होता है, उसके लिए भी यहां से कमीशन ब्रोकरेज वगैरह लिया जाता है टी बोर्ड के द्वारा, और इनको ब्रोकरेज का पेमेंट किया जाएगा। यस बाबा, इस केस में भी टी बोर्ड जब ब्रोकरेज का पेमेंट भी करेगा तब भी टीसीएस काट लेगा। हमेशा याद रखिएगा, TCS shall be collected by the tea board from seller, that is the tea producer, on the net value of goods, that is the tea, जो टी बेचा गया, टी का जो भी अमाउंट आएगा, टी बेचने का जो भी अमाउंट आएगा, वो अमाउंट पे टी बोर्ड क्या करेगा, टीसीएस काट के 1% टीसीएस काट के सप्लायर को दे देगा। सेकेंडली also from the auctioneer on the net value of services, that is brokerage services, auctioneer ऑक्शन कर रहा था, यहां से ऑक्शनियर का ब्रोकरेज का पेमेंट आया, और सर जब पेमेंट यहां जा रहा है तो सर वो पेमेंट पे भी टीसीएस काट दिया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा मेरे को लगता है ये चैप्टर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यहां मेरा चैप्टर ऑफ टीसीएस खत्म होता है। ये बी ग्रेडेड चैप्टर है, 3 से 4 मार्क पूछ लेंगे। क्या ध्यान रखना है सर, पहला बात ध्यान रखिएगा कि टीसीएस 1% होता है। सेकेंडली ध्यान रखिएगा कि टीसीएस सिर्फ वैल्यू पे होता है, टीसीएस जीएसटी अमाउंट पे नहीं होता, ठीक है सर। थर्डली ये बात का ध्यान रखिएगा कि सर कब कब टीसीएस नहीं काटना है। मेरे को लगता है इतना अगर ध्यान रख लेते हो, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इनवॉइस में सीजीएसटी है, जीएसटी चार्ज किया गया है, तो टीसीएस भी 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी वैल्यू पे होगा। अगर इनवॉइस में आईजीएसटी चार्ज किया गया है तो सर जो वैल्यू होता है उस पे 1% आईजीएसटी का, बेसिकली 1% टीसीएस काटा जाएगा, जो आईजीएसटी अमाउंट होगा। उसके अलावा एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, एनुअल स्टेटमेंट जो एक टीसीएस कलेक्टर फाइल करता है वो होता है जीएसटीआर 9B, जो नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर तक फाइल किया जाता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। टीडीएस, टीसीएस डिडक्टर एंड टीसीएस कलेक्टर, मैंने क्या बोला, टीसीएस कलेक्टर्स एक रिटर्न फाइल करते हैं, टीसीएस कलेक्टर एक रिटर्न फाइल करते हैं जिसको जीएसटीआर 9B बोलते हैं, बाय नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर। ठीक है सर, डन, पॉइंट क्लियर है। टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर का डिफरेंस का भी
ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन, क्विक रिवीजन बेसिकली विथ रेस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ टीसीएस भी क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन।